हाय बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसमें आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इसमें आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे वीडियोज़ हम लोग चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उस वीडियोज़ को आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं, जो भी हॉट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप अभी भी इन सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे भी कर रहे होंगे तो आपका एग्ज़ाम जो आने वाला है फिजिक्स का, उसमें भी टाइम है बोर्ड का, अभी भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिए। देखिएगा आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये करंट के बारे में पहले से पढ़ रहे होते हैं ओम्स लॉ वगैरह में। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है? डायरेक्ट करंट में ये होता है बच्चों कि जो टाइम के साथ करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो होता है वो फिक्स रहता है। मतलब 5 एम्पियर का करंट है तो 5 एम्पियर का ही करंट जाएगा और इसका पोलैरिटी भी फिक्स है। मतलब आप बैटरी में देखिए तो बैटरी में क्या होता है बच्चों, एक एंड प्लस रहता है, एक एंड माइनस रहता है और वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। मतलब फ्लो जो होगा करंट का, वो फ्लो होने का डायरेक्शन भी फिक्स है। बट अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पीरियोडिकली वेरी करता है टाइम के साथ। अगर ये टाइम है और ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है तो आप देखिए कि प्लस और माइनस दो हाफ आ रहा है। ये आ गया पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये दोनों हाफ साइकिल हो रहा है और दोनों मिलके एक साइकिल ऑफ एसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी हो गया, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, जिसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और दूसरा जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो भी पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। ठीक है, वो भी वेरी कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्योंकि ये पीरियोडिक है तो पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग दो मैथमेटिकल फंक्शन से दिखा सकते हैं। दो मैथमेटिकल फंक्शन जो है पीरियोडिकली हमको दिखा सकते हैं। एक साइन फंक्शन, ठीक है, साइन फंक्शन, तो यहाँ पे जो फंक्शन लेंगे वो लेंगे साइन ओमेगा टी। दूसरा फंक्शन या तो कॉस, बिकॉज ये दोनों हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, ये दोनों हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, क्लियर? यहाँ बात समझ में आ गया, दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, तो इनके फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे? तो आई टी दैट इज करंट विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब ए क्या है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, तो यहां पर ए हटा के हम लोग आई मैक्स लिखते हैं। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम करंट, कहीं कहीं पर आई नॉट भी लिखा हुआ रहता है। सो आई टी दैट इज द इंस्टैंटेनियस करंट, ये हमारा इंस्टैंटेनियस करंट हो गया। ये जो इंस्टैंटेनियस करंट है बच्चों, गिवन टाइम पर जो करंट है दैट इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस करंट, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या ये वाला। अब यहां पर करंट कम नहीं हो रहा बच्चों, पॉजिटिव का मतलब है साइकिल उसका पॉजिटिव एक साइकिल है और नेगेटिव साइकिल का मतलब उसका रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो आई टी इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट को इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट के दो वैल्यूज हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट के दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं, एक होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू। ठीक है,
और दूसरा होता है आरएमएस वैल्यू। एक होता है एवरेज वैल्यू, दूसरा होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब ये एवरेज वैल्यू क्या है और ये आरएमएस वैल्यू क्या है देखा जाए। देखो एवरेज जब हम लोग निकालने चलते हैं बच्चों, ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पूरा ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। अगर इसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये 0 होगा, ये t होगा, सॉरी ये t/2 होगा, ये t हो जाएगा। एक पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, एक वेव कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो आई एवरेज, तो आई एवरेज कितना आता है, तो आई एवरेज आता है 0। आई एवरेज आता है 0 पूरा साइकिल के लिए। पूरा साइकिल के लिए एवरेज जो आएगा वो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ का वैल्यू है उतना ही नेगेटिव हाफ का वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू जो आएगा वो 0 आ जाएगा। अब आरएमएस वैल्यू जो आएगा इसका, तो फिर एवरेज क्या निकाल नहीं पाएंगे। अभी एवरेज निकलेगा तो हाफ साइकिल के लिए निकलेगा, तो एवरेज जो होता है हाफ साइकिल के लिए, तो याद रखिएगा कि एसी का जब एवरेज निकाल रहे होते हैं तो वो एवरेज हाफ साइकिल के लिए होता है। ठीक है, सो वो हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज होगा दैट इज इक्वल टू 2 Imax बाई पाई होता है, 2 Imax बाई पाई। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बट ये होता है हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि फुल साइकिल के लिए अगर करने जाएंगे तो वो 0 आ जाएगा। ये हाफ साइकिल के लिए आता है। ठीक है, दिस इज फॉर हाफ साइकिल। अब अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस का मतलब क्या होता है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वैल्यू आएगा दैट इज Imax बाई रूट 2, Imax बाई रूट 2। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आता है बच्चों, जो हम लोग बोलते हैं कि 200, अगर इसको वोल्टेज के टर्म में लिखेगा भी तब भी एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। वी आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी मैक्स बाय रूट 2। ठीक है, वी मैक्स बाई रूट 2। तो होता क्या है, होता यह है कि जो हमारे घर में सप्लाई आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 220 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है, या 5 एम्पियर, तो ये जो है 5 एम्पियर बोलो या 220 वोल्ट बोलो, ये सब क्या है, ये सब आरएमएस वैल्यूज है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू जानना है तो आरएमएस वैल्यू को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, यहां तक चीजें आप थोड़ा सा नोट कर लें। ये सब वैल्यूज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये वैल्यूज से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन वैल्यूज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान में रखिए इस पार्ट से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। एक होता है रेजिस्टर, दूसरा होता है इंडक्टर और तीसरा होता है कैपेसिटर। ठीक है, तो इन 3 एलिमेंट्स के थ्रू जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे बच्चों, तब क्या होगा ये हम लोग को समझना है, कैसा बिहेव करेगा। एक्चुअली जो बिहेव निकालना है वो 2 चीज़ों के बीच का रिलेशन निकालना है। वो 2 चीज़ें क्या है, एक है वोल्टेज और दूसरा है करंट। इनके बीच में फेज रिलेशन निकालना है। अब ये फेज रिलेशन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये फेज रिलेशन क्या होता है, इनके बीच का फेज रिलेशन निकालना है, फेज रिलेशन। ठीक है, अब ये फेज रिलेशन क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन को लिखा था, आई टी इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी लिखा था हमने। अब ये देखिए, ये जो ओमेगा टी है, दिस इज द एंगुलर पार्ट, दिस इज द एंगुलर पार्ट,
ये एंगल है ना, एंगुलर पार्ट है। तो इसको अगर हम लोग एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसे फेजर डायग्राम कहते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक रेफरेंस लाइन लेना है पहले, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन हो गया। अब ये कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी एंगल बना रहा है। तो रेफरेंस लाइन से ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है। कौन, तो करंट। तो करंट जो है वो रेफरेंस एंगल से कितना एंगल, रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी बना रहा है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि यहां पे वोल्टेज का इक्वेशन इस तरह से आ रहा है। वोल्टेज आ रहा है, मान लीजिए वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो फाइव होगा बच्चों, ये फाइव कहलाएगा फेज डिफरेंस। मतलब वोल्टेज इतना एंगल से इतना फेज से आगे है। सो दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, ठीक है। इसे हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। इसको फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए जो वोल्टेज का एंगुलर पार्ट आ रहा है वो ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस फाइव, तो दिस इज ये जो सॉरी ये एंगल जो है ये आपका फाइव हो जाएगा। दिस एंगल विल बी, ये एंगल फाइव हो जाएगा। तो जब रेफरेंस लाइन से आप एंगल लेंगे तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। तो इससे हम लोग बताएंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बन रहा है, करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज फाइव। सो फेज डिफरेंस यहाँ पे फाइव हो गया। अगर मान लेते हैं कि ये वोल्टेज इस तरह से रहता है बच्चों, Vt इज इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर ऐसे रहता तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जो है हमारा नेगेटिव में जा रहा है। सो ये हमारा Vt हो जाता और ये जो एंगल आता, ये एंगल हमारा फाइव होता, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग फेज रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो हम लोग को अब देखना है कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप आ रहा है। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लें, फिर हम लोग एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं कि एसी जब इन तीन एलिमेंट्स के थ्रू गुजरता है, दैट इज रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो कैसा फेज रिलेशनशिप आता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो चलो पहले रेजिस्टर को देखते हैं। आई होप कि रेजिस्टर का सिंबल आपको पता होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ अ रेजिस्टर। इसे, इसके जो गुण है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रोकने का जो ताकत होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसे हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ रहे हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब आप बैटरी से जोड़ देते हैं बच्चों तो वो डायरेक्ट करंट हो जाता है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है आपको इस तरह से सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। दिस इज क्या, रेजिस्टर हो गया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R है, ठीक है। अब यहां से अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। सपोज दिस इज अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। आई टी इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। तो यहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली कि जब भी किसी रेजिस्टर से करंट पास होता है तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी इंटू आर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V, ये जो V होगा ये भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज करंट हमारा टाइम का फंक्शन है। तो Vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, Vt इज इक्वल टू आ जाएगा आई मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू आर, करेक्ट। अब ये मैक्सिमम करंट जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज बन जाएगा, बिकॉज करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज बनता है। तो ये बन जाएगा आपका V मैक्स, और आपके पास रह जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज का इक्वेशन। इसे लिखिए, फिर हम फेज में दिखा रहे हैं इसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंडक्टर में ये कैसे होता है, ठीक है, एसी थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं एसी थ्रू एन इंडक्टर, ठीक है।
तो इंडक्टर का सिंबल कैसे होता है? इंडक्टर का सिंबल इस तरह कॉइल जैसा रहता है ना। और इस इंडक्टर को अगर हम लोग एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ते हैं तो फिर क्या होगा? तो यहाँ से जो करंट आएगा, दैट इज़ यहाँ से जो करंट जाएगा वो एक अल्टरनेटिंग करंट रहेगा, दैट इज़ आई टी इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इस अल्टरनेटिंग करंट को और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इंडक्टर में हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, जो कि वो भी टाइम का ही फंक्शन होगा, इज इक्वल टू होगा एल डी आई बाई डी टी, है ना। एल डी आई बाई डी टी होता है, ये हम लोग जानते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में ये रिलेशन रहता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एल डी और हमारा करंट है आई मैक्स साइन ओमेगा टी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? एल आई मैक्स साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ओमेगा को यहाँ लिख दे रहे हैं और यहाँ हो जा रहा है कॉस ओमेगा टी। तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो कितना आ गया? वो आ गया, अब एक चीज़ देखो, ये है करंट आई मैक्स और आई मैक्स के साथ मल्टीप्लाइड है ओमेगा इंटू एल। तो अगर इधर हमारा वोल्टेज है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का तो कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ये अगर यूनिटलेस या डायमेंशनलेस है तो इधर अगर वोल्टेज आ रहा है तो इधर भी वोल्टेज आना चाहिए। इसका मतलब ये जो पूरा चीज़ है ये इसका यूनिट वोल्ट होना चाहिए। और करंट को जब रेजिस्टेंस ओम से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो वोल्ट बनता है। इसका मतलब ये पूरा हमारा वी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वी मैक्स हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो ओमेगा इंटू एल है इसे हम लोग कहते हैं एक्स एल, दैट इज एक्स एल का मतलब हो गया एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसका नाम है, एक्स एल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक इसका जो यूनिट होगा वो ओम ही होगा। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। बात समझ में आया? सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का ये आ गया एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है और इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक अल्टरनेटिंग सोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा, अगेन द करंट विल बी सेम, दैट इज आई, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर में क्या रिलेशन होता है? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो भी एक टाइम का फंक्शन रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। दिस इज द रिलेशन, ये होता है रिलेशन। ठीक है, अगर किन्हीं बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशन कैसे आया, तो आप यहाँ पे थोड़ा देखिए। आप जानते हैं कि वोल्ट Q दैट इज चार्ज इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, और चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू सी वी। तो 1/c कर देंगे तो यहाँ पे v आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज रिलेटेड टू करंट। ठीक है, इस तरह ये रिलेशन होता है। Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ये तो कैपेसिटर का बेसिक इक्वेशन है। और Q को हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हैं। क्यों इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हैं? बिकॉज I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है फॉर वेरिएबल चार्ज, है ना। तो वहां से अगर Q निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना है तो C से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फिर हम लोग निकालते हैं 1/c, और ये हो जाएगा आई मैक्स साइन ओमेगा टी डी टी। सो VCT इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू आई मैक्स को आप बाहर कीजिए और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, तो नीचे आ जाएगा ओमेगा सी, यहाँ एक माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का रिलेशन। अब हमें यहाँ पे भी देखना है, ये वाला हमारा वी मैक्स हो जाना चाहिए डायमेंशन के हिसाब से। तो ये हमारा अगर वी मैक्स हो जाता है, यहाँ माइनस है कॉस ओमेगा टी, तो वहाँ पे हमारा इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसे हम लोग XC कहते हैं,
और XC इज इक्वल टू क्या आ गया, अगर ये हमारा करंट है तो 1/ωc हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग 1/ωc कहते हैं, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब एक चीज देखिए, यहां पे ये साइन का फंक्शन था, ये भी साइन का फंक्शन है, इसका एंगल ओमेगा टी था, इसका भी एंगल ओमेगा टी। तो अगर ये हमारा रेफरेंस लाइन है बच्चों, तो ये अगर हमारा करंट है, ये अगर करंट है जो कि रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो वोल्टेज भी ओमेगा टी एंगल बना रहा है, साइन का ही फंक्शन है, तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर भी इधर ही जाएगा, ठीक है। इसे आप VR भी लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और करंट थ्रू द रजिस्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कोई फेज का अंतर नहीं है, दोनों ओमेगा टी ही एंगल बना रहा है। तो यहां पे आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा 0 डिग्री। तो रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, इवन AC में भी। अब इंडक्टर में आते हैं, यहां देखिए ये भी ओमेगा टी है, बट यहाँ कॉस का फंक्शन है और ये साइन का फंक्शन है, दोनों को एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहले लाना पड़ेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा लिखिए या थीटा प्लस 90 लिखिए, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अगर ये हमारा रेफरेंस लाइन है और ये हमारा करंट है जो कि ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ करंट के साथ, तभी वोल्टेज का जो एंगल हो रहा है वो ओमेगा टी प्लस π/2 हो रहा है। रेफरेंस लाइन से अगर देखेंगे तो ये एंगल ओमेगा टी प्लस π/2 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है और वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में देखिए क्या है, यहाँ भी कॉस का फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को लिख रहे हैं V मैक्स साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, बट यहाँ माइनस कॉस थीटा है। तो माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पर एंगल को हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ एंगल को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस π/2, तब माइनस हमारा अंदर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आया, 90 ओमेगा टी माइनस 90, मतलब एंगल नेगेटिव में आ रहा। तो ये अगर हमारा रेफरेंस लाइन है, ये अगर हमारा करंट है, अगर ये करंट है ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री नीचे की तरफ चला जाएगा, बिकॉज क्लॉकवाइज एंगल होगा तभी एंगल नेगेटिव आएगा, मैंने पहले ही बताया। सो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ भी फेज डिफरेंस 90 आ रहा है, बट माइनस 90 लिखना है कि क्योंकि वोल्टेज यहाँ 90 डिग्री से पीछे चला गया है। सो ये है फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ऑल द 3 एलिमेंट्स। और आपको फेजर डायग्राम को ध्यान में रखना है, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, जब हम R मतलब रजिस्टर, L मतलब इंडक्टर और C मतलब कैपेसिटर, तीनों को एक साथ सीरीज में लगा देंगे, तब क्या रिलेशन आएगा, उसको समझने के लिए आपको ये फेजर डायग्राम्स को दिमाग में रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टुगेदर। हम लोग को सीरीज ही पढ़ना है, पैरेलल सर्किट +2 में नहीं पढ़ना है। तो जब तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट है, इंडिविजुअली तो पता चल गया क्या रिलेशन है, पर तीनों को जब कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल वोल्टेज और करंट का रिलेशन आएगा उसे हम लोग को देखना है। तो वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। तब तक आप इस बेसिक वीडियो को AC का क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें हम लोग कंप्लीट RLC सर्किट, रेजोनेंस कैसे होता है और बाकी टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और AC को हम लोग 2 पार्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स बच्चों। और बहुत लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आज इस वीडियो को पहले देखने के बाद रात में मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा AC का। इसमें हम लोग RLC सीरीज सर्किट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे और बाकी टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।